ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल वहीं उसी के आसपास है जहां से सिंधु नदी और सतलज नदी निकलती है। सिंधु और सतलज दोनों कहां से निकलती है? लगभग ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील और उसके ये कैलाश पर्वत है। और उसके पास एक हिमानी है, चेमायुंगडुंग। यहां पर चेमायुंगडुंग हिमानी से ये नदी निकलती है। और अगर नक्शे के हिसाब से देखो तो यहां पर ये चेमायुंगडुंग है और यहां से चलती हुई ये जो देश है इस समय, जो यहां पर देश है वो है तिब्बत। कौन सा? तिब्बत, जो वर्तमान में चाइना है, वहां से निकलती है और फिर यहां आके यहां से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश से चलती हुई दो राज्यों में, भारत के केवल दो ही राज्यों में ये नदी चलती है। एक तो अरुणाचल प्रदेश है ही जहां से प्रवेश करती है ये, और इसके बाद ये जो है इसमें असम, और असम से निकलकर ये सीधे बांग्लादेश में आ जाती है। तो ये कुल कितने देशों में नदी चलती है? भारत, उससे पहले चीन और भारत के बाद बांग्लादेश, 3 देशों में ये नदी चलती है। भारत, तिब्बत और बांग्लादेश। ये बांग्लादेश से मैं जाकर, कल चूंकि अपन ने ये बात की थी कि नदी, जब भी नदी का उद्गम होता है उसकी इच्छा होती है आखिर में कहाँ जाके मिलने की? समुद्र में जाके, सागर में मिलने की। ये इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है चेमायुंगडुंग, जो मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां है, और वहां से निकलकर 2900 किलोमीटर की यात्रा करके आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है, वहां जाके समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है। इससे पहले ये जो चलती है, तो भारत में आने से पहले जो तिब्बत है, चीन है, वहां पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होके इसका नाम था सांगपो और यांगलोंगजंगबो। शुरुआत में जब ये तिब्बत में ये जो नदी चलती है वहां पर इसका नाम शुरुआत में सांगपो है, और कुछ दूर पर चलने पर इसका नाम यांगलुंग क्या हो जाता है? हाँ, यालुंगजंगबो। अब इसका मतलब, जो सांगपो शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शोधक, शाप करने वाली। सांगपो शब्द का जो तिब्बती भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है शोधक। तो शुरुआत में जब ये चेमायुंगडुंग से रवाना होती है, और जब इसका नाम सांगपो है, आगे जाकर इसका नाम यारलुंगजंगबो है, और ये तिब्बत में चलती रहती है। तिब्बत में चलती हुई यहां जो है ये एक पर्वत, बड़ा पर्वत है, तो वहां से ये कैनियन बनाती है, और कैनियन बनाकर गार्ज का निर्माण करती है। और कैनियन, क्योंकि ये सीधी यहां आ सकती थी, भाई इधर क्यों गई, ये यहां से सीधी आ जाती, लेकिन यहां नहीं आने का कारण है ये पर्वत है। और इस पर्वत के ऊपर बाहर से घूमते हुए कैनियन बनाकर और गार्ज का निर्माण करते हुए यहां पर वो भारत में प्रवेश करती है। और जहां प्रवेश करती है वहां वो जो राज्य की शुरुआत होती है, कौन से राज्य की? अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करती है। और जब भारत में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है दिहांग। क्या नाम है? दिहांग। और जब वो आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ के एक स्थान है जहां पर, जिस स्थान का नाम है पासीघाट, वहां इसके साथ 2 नदियां और आके मिल जाती है। एक नदी का नाम है दिबांग और दूसरी नदी का नाम है लाहित।
लोहित नदी को खून की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी जो है वो लाल रंग का होता है, पीछे से मिट्टी इस प्रकार की लेके आता है कि पानी लाल दिखाई देता है। तो लोहित नदी जब आती है तो उसको खून की नदी भी कहते हैं। ये दोनों नदियां जब इसके साथ में मिल जाती है तो ये पानी पहले था और पानी और ज्यादा हो जाता है, तो फिर यहां से ये नदी चौड़ी हो जाती है और इसके बाद इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब इसका ये पानी आ जाता है और साथ में गाद भी आ जाता है, ये इतनी ढलान नहीं रहती थी, इसकी चौड़ी हो जाती है। यानी जो संकरी नदी थी पीछे पहाड़ों में, यहां आकर वो उसका जो किनारे हैं वो चौड़े हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखना, भारत की सबसे चौड़ी नदी ये ब्रह्मपुत्र है। और अगर एशिया की अगर सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी के बारे में बात करेंगे ना, तो ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे लंबी है और ये सबसे चौड़ी नदी भी है, क्योंकि यहां आकर इसकी लंबाई कहीं कहीं एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 किलोमीटर है, उससे भी ज्यादा हो जाती है। ये अपने साथ यहां से जब आगे बढ़ती है तो यहां आगे आकर एक बांध होता है, बांध आता है। उससे पहले एक पुल है जो भोगीबिल ब्रिज है, वो यहां आता है और उसके आगे एक बांध आता है भूपेंद्र हजारी बांध। भूपेंद्र हजारी बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। आज से पहले अपन ने जो बात की थी कल, जब उसमें अपन ने बात की थी सबसे ऊंचे बांध की, ये है बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। और ये जो सबसे बड़ा बांध है भूपेंद्र, इसकी जो लंबाई है 9.16 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर लंबा है ये बांध यहां बना हुआ है। इसके बाद जब आगे बढ़ती है तो एक और नदी आके इसमें मिलती है और उसका नाम है बूढ़ी दिहांग। यहां तक उसका नाम ब्रह्मपुत्र है, अभी चल रहा है। और इससे आगे जब बढ़ती है तो नदी और चौड़ी हो जाती है और इसके बीच में एक द्वीप बन जाता है, इसके दोनों ओर से पानी निकलता है और बीच में एक द्वीप बन जाता है और उसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र में बनने वाला द्वीप है। वैसे केवल द्वीप की बात करें, यह सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा, अगर केवल सबसे बड़ा द्वीप प्रश्न आता है तो कौन सा है? ग्रीनलैंड, जो समुद्र में है। अगर वो तो समुद्र का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन नदियों के अंदर, नदी में अगर कोई द्वीप सबसे बड़ा है तो वो है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आया हुआ है। और असम में, यह राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश खत्म हो गया और इसके यह असम चल रहा है। इसके बाद आगे इस माजुली द्वीप के बाद आगे बढ़ते थे, एक ऊपर से नदी आती है और इसका नाम है सुवनसरी। ये सुवनसरी, इसकी ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी के बारे में जब भी बात आएगी तो कौन सी है? सुवनसरी। इसके बाद एक और नदी है जो भूटान है, भूटान देश यहां आया हुआ है, यह भारत है। तो भूटान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मानस। आपको पता है मानस एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, मानस पार्क है, और जो एक सींग वाला गैंडा है ना, उसके लिए और टाइगर के लिए बहुत फेमस है। तो वो तो अपने असम में है, लेकिन यहां पर वो मानस, इसकी सीमा पर वो जो मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और उसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया। अभी ये विश्व धरोहर में शामिल है। कौन सा? मानस राष्ट्रीय पार्क। वो मानस राष्ट्रीय पार्क भी यहां है, इसी नदी पर, और ये भूटान से नदी निकलती है और आकर यहां पर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती है। एक और नदी जो है वो धनसरी नदी है, वो मेघालय से निकलती है और यहां आकर इसमें शामिल हो जाती है। यहां एक कपिली नदी है
जहां पर एक कपिली नदी के ऊपर एक कामरूप मंदिर है। कामरूप मंदिर, अगर कोई कामरूप के बारे में, कामरूप आख्यान मंदिर है, बहुत सारे जो जादू मंत्र टोने टोट के करते हैं, तो वो कामरूप देवी की पूजा अर्चना करते हैं और वहां पर मंदिर के जाते हैं। तो वो मंदिर यहां इसी कपिली नदी के ऊपर आया हुआ है। हाँ चलो पहले बाद में, ये कामरूप के बाद जैसे आप आगे बढ़ते हो तो एक सकोश नदी और मिलती है, और फिर सिक्किम के अंदर एक चेनाब नदी जो झील है, उस झील से एक नदी आती है जिसका नाम है तीस्ता, और वो आकर यहां इसमें मिल जाती है। एक बात याद रखना, ये तीस्ता जो नदी है वो आज से 30-40 साल पहले तो गंगा नदी में जाके मिलती थी, और अभी ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है। यानी अपना मार्ग ये चेंज करती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर, इसका रास्ता चेंज कर देती है। तो अभी जो है ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, और इससे पहले यहां पर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर लेती है। बांग्लादेश में जैसे जाती है तो बांग्लादेश में एक और ये नदी आती है पद्मा, और पद्मा के बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं शायद। किस नदी का नाम पद्मा है? गंगा जो वहां से चलती हुई आ रही थी इधर से, वो आपको पता ही है कहां से निकली थी, गंगोत्री से। वहां से निकलती हुई ये आके यहां इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। और उसके बाद एक और नदी आती है मणिपुर से जिसका नाम है बराक, वो नदी आके यहां मिल जाती है, और फिर ये जाकर आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले एक डेल्टा बनाती है। डेल्टा नदी जब समुद्र में, सागर में प्रवेश करती है, उससे पहले वो कई धाराओं में बढ़ जाती है नदी। इस प्रकार के आकृति को डेल्टा कहते हैं, पता है आपको? उस विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, जो इस दोनों नदियों पे बनता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो नदी है जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ती है, इसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। भूटान में इसका क्या नाम था? सांगपो और यांगलुंग। प्रवेश किया, फिर ब्रह्मपुत्र नदी बनी, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में चल रही थी। जैसे ही ये इसने बांग्लादेश में प्रवेश किया, इसका नाम बदलकर हो गया जमुना। और जमुना जब आगे बढ़ती, पद्मा और ये मिली दोनों जमुना बन के आगे बढ़ी, तो बराक नदी जब इसके साथ मिलती है तो इसका नाम जो हो जाता है मेघना। और जब वो अंत में प्रवेश करती है सुंदरवन की डेल्टा बनाकर महासागर में, उसका नाम मेघना होता है। तो इसके आपको जैसे अपन कहते हैं ना, खूट ज्ञान मर ज्ञान पचा हो गया, राम नाम सत्य हो गया, चीज एक ही है, डेथ। उसी प्रकार से अगर सांगपो कहें, यारलुंग जंगबो कहें, ब्रह्मपुत्र कहें, जमुना कहें, मेघना कहें, एक ही नदी के नाम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसमें अगर बात करें, इसके इंपोर्टेंट के बारे में बात करें, तो किसी भी नदी के जो शुरुआत होती है, उद्गम, वो इसका है सेमायुंगडुंग, जो मानसरोवर झील के पास है, वहां से रवाना होती है और सुंदरवन में जाकर समाहित हो जाती है महासागर में। और ये चलती हुई 3 देशों में यात्रा करती है, तिब्बत में, भारत में प्रवेश करती है। भारत में केवल 2 ही राज्यों में ये प्रवाहित होती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में, और उसके बाद ये बांग्लादेश में आ जाती है। तो ये अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें एक और पानी जो है वो मानस नदी का भी आता है, और मानस नदी जो है वो भूटान में है, लेकिन ये भूटान में जाती नहीं है, आते हुए उससे ऊपर ऊपर आती है। एक आपको जो पिछला जो अपने टॉपिक लिया था उसमें आपको पता होगा कि मानसरोवर के पास और 2 नदियां हैं, 2 नदियां निकलती थी। कौन सी? यहां और यहां से ये निकली, इसका नाम था सतलज, और ये जो निकली इसमें इसका नाम था सिंधु। तो ये जो मानसरोवर की झील के पास का जो इलाका तिब्बत, आपको पता है तिब्बत विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे कम वर्षा अगर विश्व में कहीं होती है तिब्बत में होती है। फिर भी यहां से ये नदियां निकलती है। क्यों? कैसे? पानी कहां से आता है जब वर्षा ही नहीं हो? बर्फ, जो आपको पता है ये जो वायु है इसमें जल वाष्प होता है, और जल वाष्प जब ठंडा होकर बर्फ बनता है,
तो ऊंची, जैसे जैसे आप ऊंचा क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ते हो, हम लोगों ने जब वो पार्ट पढ़ा था वायुमंडल की परतें, तो क्षोभ मंडल में 165 मीटर जैसे ही आप ऊपर जाओगे 1 सेंटीग्रेड जो है तापमान कम हो जाता है। तो वो बहुत ऊंची है, तिब्बत पूरा का पूरा ऊपर है, तो वहां पर जो वातावरण की नमी है वो बर्फ बनकर वहां जमती रहती है। तो और उससे बर्फ बनता है और उससे वो जब भी गर्मी पड़ती पिघलती है और उसमें नदियां निकलती है बाहर।